आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। स्वागत है आप सभी लोगों का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल चैनल पर। माय डियर स्टूडेंट, हम लोग इस समय अपना जो एक मिशन चल रहा है वो कहीं ना कहीं आपका चल रहा है RO ARO को टारगेट करके बच्चों। तो RO ARO का जो एग्जाम 2023 है, आप सब लोगों को पता है कि आपके एग्जाम की जो डेट है वो बिल्कुल फिक्स हो चुकी है, 11 फरवरी 2024। उस क्रम में बच्चों आपको अपनी तैयारी में कोई भी कमी छोड़नी नहीं है, इसी नाते हम आपको सारी चीजें दे पा रहे हैं। तो बिना देरी के, बिना एक भी सेकंड गवाए, आइए आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप सभी बच्चों को फटाक से एक बार वीडियो को लाइक करने के साथ साथ में अपने दोस्तों संबंधी जो लोग भी RO की तैयारी या फिर यूपी PCS की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो IAS की तैयारी क्यों ना करें, आपके लिए योजना सभी के लिए इंपॉर्टेंट बच्चों। आज के इस अंक में पूरे नवंबर महीने जब मैं कहता हूं तो मैगजीन बच्चों ये आपकी जनवरी के नाम से आ चुकी है। तो आपको पता है कि नवंबर 2023 में योजना के अंतर्गत जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं, वन बाय वन पूरा कंप्लीट एक ही क्लास में हम पूरा कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या दिया गया। सबसे पहले आप यहां देख पा रहे हैं कि G20 पृथ्वी लोग शांति और समृद्धि के लिए, ये आपकी हेडिंग है। अब इसमें देखिए कि पहली बात कहते हैं कि भारत में आयोजित G20 सम्मेलन के केंद्र में कौन था, तो ये है ग्लोबल साउथ। G20 सम्मेलन में कौन सा घोषणा अपनाया गया, तो ये है नई दिल्ली लीडर्स घोषणा, NDSCD। स्टूडेंट ये है वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, सो आप इसे अच्छे से तैयार रखेंगे। ओके, चलो बहुत बढ़िया। आगे नई दिल्ली लीडर्स घोषणा, देखिए कई बार इस शीर्षक पूछ लिया जाता है तो आप इसे जरूर ध्यान देना। नई दिल्ली लीडर्स घोषणा में कितने पैराग्राफ शामिल है, क्या बात है, क्या बात है। 83, कितने भाई एक बार बोल दो, 83 पैराग्राफ शामिल है। नई दिल्ली लीडर्स घोषणा की मुख्य बातें कौन कौन सी। अब आप देखिए योजना पढ़ने के बाद कितना डिटेल में आप उसी पॉइंट को जान पा रहे हैं। तो आप देखिए उस सारे पॉइंट को। नंबर 1 पे आपको है मजबूत, अस्थाई, संतुलित और समावेशी विकास। सेकंड पॉइंट है आप लोगों का SDG पर प्रगति में तेजी लाना, और वहीं पर थर्ड है दीर्घकालिक भविष्य के लिए हरित विकास समझौता। और चौथी बात स्टूडेंट 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान। और पांचवा पॉइंट है प्रौद्योगिकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख पा रहे हैं यहां पे, कहता है संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम SDG रिपोर्ट के अनुसार SDG लक्ष्यों का केवल कितना प्रतिशत सही ट्रैक पर है, तो ये है 12%। SDG से क्वेश्चन हमेशा आते रहे, सो आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कर करके इस पॉइंट को देखना। अगला देखो क्या क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2015 से 30, समय पर ध्यान दें। वर्ष 2015 से 30 तक कितने मिलियन हेक्टेयर वनों की हानि हुई है, तो आश्चर्य है ये है 850 मिलियन हेक्टेयर। सो इस पॉइंट को भी इंपॉर्टेंट करके आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। स्टूडेंट अगला है वन हानि और बढ़ती मौसम संबंधी आपदाओं के कारण 2015 से 20 के बीच कितने तापमान में वृद्धि हुई है, तो ये है आपका 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। आप सब इसे भी याद कर लें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा COP26 समिट में किसकी वकालत की गई थी, तो ये है वन वर्ल्ड मूवमेंट, LIFE, लाइफ। अब प्रधानमंत्री जी का इस पर फोकस रहा है, तो जाहिर तौर पर इसे हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट करके समझना होगा। G20 के दौरान किसी G20 के अस्थाई सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, तो ये है अफ्रीकी संघ AU, अफ्रीकी संघ AU। ये पॉइंट भी आप सभी को इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला है आपका भारत की G20 अध्यक्षता का एक महत्वपूर्ण क्षण क्या था, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट। अब आइए जरा देखते हैं कि भाषणी ऐप क्या है। योजना के अंक में भाषणी ऐप पर प्रकाश डाला गया है।
ये भाषणी ऐप क्या, आओ देखते हैं। कहता भाषणी मूल रूप से क्या है, तो ये है डिजिटल एकरूपता जिसमें भारतीय भाषाओं को समाहित किया गया है। अब सवाल है कि भाषणी का मूल उद्देश्य क्या है। जवाब है प्रत्येक भारतीय को, बहुत बढ़िया, प्रत्येक भारतीय को इंटरनेट सेवाओं तक एक्सेस उपलब्ध कराना। भाषणी का लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य सभी भारतीयों को इंटरनेट और डिजिटल सेवाएं हों जैसे सामग्री उनकी भाषा में उपलब्ध वृद्धि है। भाषणी का आरंभ, अब देखिए भाषणी का आरंभ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, कब होता है, तो ये जुलाई 2022, तो आप इसे तैयार रखना, इंपॉर्टेंट है। भाषणी का पूर्ण रूप क्या है, अब ये तो जरूरी याद रखना है, भाषणी का पूर्ण रूप क्या है, भाषा, भारत के लिए भाषा। इसे जरा लिख लेना, आप ऊपर ही लिख लेना कि जब पूछेगा भाषणी का पूर्ण रूप क्या है, तो आप सब लोग अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो, क्या कर सकते हो भाई, भारत के लिए भाषा, भारत के लिए भाषा। एक बार मेरे साथ रिपीट करिए और कमेंट बॉक्स में इस शब्द को लिखें कि भाषणी का पूर्ण रूप क्या है, तो ये है भारत के लिए भाषा। इंटरफेस राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन NLTS है, चलो कोई बात नहीं है, ये कंप्लीट हो गया। तो भारत के लिए भाषा यानी हो गया इंटरफेस राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन। पूरा नाम क्या हुआ, भारत के लिए भाषा इंटरफेस राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन, यानी NLTM। ठीक है, भाषणी का पूरा नाम। भाषणी के रोड मैप को कितने ट्रैक में बांटा गया स्टूडेंट, तो 4 ट्रैक में बांटा गया है, फाउंडेशन, योगदान, इनोवेशन, ग्रैंड चैलेंज। अब हम अगले पॉइंट पर देखेंगे जो योजना के अंक में छपा हुआ महत्वपूर्ण है, वन लाइनर पॉइंट में G20, फिर से G20 सम्मेलन और उसमें भारत का बढ़ता प्रभाव क्या है देख लेते हैं। G20 वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग कितना प्रतिशत योगदान करता है, तो लगभग 85%। वैश्विक व्यापार का कितना प्रतिशत G20 का है, तो 75%, 75%। विश्व की कितनी आबादी, विश्व की कितनी आबादी G20 में शामिल है स्टूडेंट, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है 2/3, कितनी है 2/3, कितनी है 2/3, क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के समक्ष कौन कौन से संकट विद्यमान हैं, तो व्यवस्था के समक्ष एक तो यूक्रेन का संघर्ष, आप परिचित हैं, इसमें रूस और यूक्रेन के मध्य में संघर्ष जारी है। कोविड महामारी के प्रभाव से वैश्विक मंदी का मामला है। अत्यधिक महंगाई के साथ साथ ऊर्जा, भोजन और ऋण का संकट। तो स्टूडेंट ये वर्तमान में विश्व के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है, तो इससे अब दुनिया पार पाने के प्रयास में लग गई है। G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कौन सी 2 महत्वपूर्ण पहल का आरंभ किया गया, तो भारत मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारा IMEC, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत द्वारा अपने कार्यकाल में चुनी गई थीम क्या थी, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। आप इस थीम को तैयार रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बताए सब लोग मेरे साथ साथ अच्छे से पढ़ें, कंप्लीट करेंगे, सब कुछ तैयार रहेगा आपका बच्चों। प्री के साथ साथ फिर ये चीजें आपके मेंस में भी काम आनी है, आपको बहुत अच्छे से मालूम है RO का प्री मेंस का पैटर्न। कहता है खाद्य सुरक्षा और पोषण पर कौन सा सिद्धांत पारित किया गया है, तो डेक्कन उच्च स्तरीय सिद्धांत। नीली या महासागरीय अर्थव्यवस्था का कौन सा सिद्धांत है, तो ये चेन्नई उच्च स्तरीय सिद्धांत। पर्यटन हेतु G20 में कौन सा रोड मैप तैयार किया गया, तो यह गोवा रोड मैप। भूमि की उर्वरता कायम करने के लिए कौन सा रोड मैप तैयार किया गया है, तो यह गांधीनगर कार्यान्वयन रोड मैप, गांधीनगर कार्यान्वयन रोड मैप। ठीक है, चलो सूचना तथा MSME की पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा कॉल अपनाया गया है, तो यह है जयपुर कॉल। G20 शिखर सम्मेलन के 5 मुख्य परिणाम कौन से हैं, तो एक तो है हरित विकास का समझौता, सतत विकास लक्ष्यों पर कार्य योजना, भ्रष्टाचार के खिलाफ उच्च स्तरीय सिद्धांत,
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए समर्थन और बहुपक्षीय विकास बैंकों का सुधार। अब आइए देखते हैं हरित विकास समझौता में क्या कुछ दिया गया। विकास पथ के आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक आयामों के बीच संतुलन की स्थापना का सिद्धांत है सतत विकास। मिशन लाइफ के कितने चरण हैं? तो ये हैं 3 चरण हैं, आप इसे ध्यान में रखें, 3 चरण हैं इसके, ठीक है। मिशन लाइफ के 3 चरण कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 है मांग में परिवर्तन, नंबर 2 आपूर्ति में परिवर्तन और नंबर 3 है नीति में परिवर्तन। पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए भारत के नेतृत्व वाला वैश्विक जन आंदोलन, ठीक है, वैश्विक जन आंदोलन का नाम क्या है? तो नाम याद रखिएगा, मिशन लाइफ है। क्या नाम है? मिशन लाइफ। भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट वैश्विक औसत से कैसा है? तो ये कम है, इसको भी ध्यान रखिएगा, कम है। चक्रीय अर्थव्यवस्था वाले विश्व की रचना, चलिए भाई इस पर भी फोकस करते हैं। चक्रीय अर्थव्यवस्था वाले विश्व की रचना। विश्व की जनसंख्या का 2050 तक लगभग कितना हो जाने की उम्मीद है? लीजिए मेहनत रंग लाई, 10 अरब होने की संभावना है। कोई बात नहीं। जनसंख्या के वृद्धि के क्या परिणाम होंगे? परिणाम तो भयानक होंगे। फिलहाल खाद्यान्न, फैशन, यात्रा, आवास और अन्य संबंधित उत्पादों और सेवाओं की अत्यधिक मांग होगी। जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए पदार्थों का वार्षिक वैश्विक निष्कर्षण 22 अरब टन 1970 से बढ़कर 2010 में कितना हो गया? वाह, 70 अरब टन। खुद देखो बच्चों, आप लोग तो सिविल सेवा के स्टूडेंट हो, देखो क्या परिस्थिति है। सर्कुलरिटी का क्या अर्थ है? उत्पादों के हिस्सों को पुनः उपयोग। वैश्विक सामूहिक दृष्टिकोण के मुख्य 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? पुनः आकार देने की मांग, आपूर्ति पर पुनर्विचार और उत्तरदायी पारिस्थितिकी तंत्र। यूएनईपी की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 15 वर्षों में फैशन के क्षेत्र में खपत कितनी हो गई है? तो ये दुगनी हो गई है, होना चाहिए, कोई बात नहीं। किसी वस्तु को रद्द करने से पहले उसे पहनने की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? तो ये 36%, अच्छी बात है। संसाधनों के कुशल उपयोग और चक्रीय आर्थिक विकास की दिशा में भारत द्वारा की गई प्रमुख पहलों में क्या क्या शामिल है? तो राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति 2019 मसौदा, स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग नीति, वाहन स्क्रैपिंग नीति। चक्रीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक गठबंधन कब लॉन्च किया गया? तो यह है फरवरी 2021 में, ध्यान में रखना। GSERI किसके द्वारा समर्थित है? तो यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIOD। भारत ने 27 जुलाई 2003 को चेन्नई में चौथी G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह में किसकी शुरुआत की है? तो संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था उद्योग गठबंधन। अगला पॉइंट अपने पास में ये रहा स्टूडेंट, ट्रेवल फॉर लाइफ किसके साथ जुड़ा है? तो ट्रेवल फॉर लाइफ मिशन लाइफ के साथ में जुड़ा हुआ है। ट्रेवल फॉर लाइफ का उद्देश्य क्या है? पर्यटकों और पर्यटन व्यवसाय के बीच बड़े स्तर पर व्यवहार में परिवर्तन, अच्छी बात। G20 की चौथी पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? गोवा। गोवा की राजधानी क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। आइए देखते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम किस प्रतिबद्धता को दर्शाता है? तो ये है लैंगिक समानता और समावेशिता। विश्व भर में सर्वाधिक महिला पायलट किस देश में है? तो ये आप लिए गर्व का विषय है कि देश है अपना प्यारा भारत। भारत में STEM स्नातकों में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? 43%। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उद्देश्य क्या है? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण
बच्चों ये बड़ी पुरानी मांग और वर्षों से पेंडिंग एक अधिनियम है ये, तो आप लोग थोड़ा इससे जुड़े हुए एक एक पॉइंट को ध्यान से समझ लेना और खास तौर पे इस पॉइंट को जरूर ध्यान में रखिएगा और लगे हाथ आप पायलट वाला क्वेश्चन भी देख लेना। तो आइए हम आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे कुछ नई चीजें जहां भारत में ऊर्जा विकास यात्रा को समझना है। भारत बिजली उत्पादन क्षमता का कितना प्रतिशत और जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करता है? तो ये है 40%। भारत की कुल 310.1 गीगावाट स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में कितना गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से कितना स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा? तो ये स्टूडेंट्स से 156.83 गीगावाट। भारत 2030 तक और जीवाश्म ईंधन स्रोतों में कितना स्थापित क्षमता हासिल करेगा? तो 2008। भारत द्वारा किस वर्ष जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना यानी NEPCC का आरंभ किया गया? ये है 2008। राष्ट्रीय सौर मिशन किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 2010। आपको बताना है कि 2010 में भारत का प्रधानमंत्री और साथ ही साथ महामहिम राष्ट्रपति कौन था? पदेन। राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य क्या है? ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को लागू करने को बढ़ावा देना और सौर बिजली के उत्पादन की लागत को कम से कम रखना। राष्ट्रीय सौर मिशन के 20 गीगावाट के आरंभिक लक्ष्य को बढ़ा करके 2022 तक कितना कर दिया गया है? तो ये 200 गीगावाट। अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य कितना है? 175 गीगावाट स्टूडेंट्स। वर्तमान में भारत अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के हिसाब से विश्व में कौन से नंबर पर है? चौथे, 4th। इस पॉइंट को आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करना है, तैयार भी रखना है। पवन और जैव ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में भारत का स्थान चौथा है। आपको इन दोनों ही क्वेश्चन को स्टूडेंट बहुत ही सीरियसली रिवाइज करना, तैयार करना है और फिर आगे आपको बढ़ना रहेगा। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में भारत का स्थान, तो ये है 5वां स्थान। इन सारे पॉइंट को ध्यान से इनकी बारीकियों को देख लेना कि किस बात का क्या मतलब। 2017 से 2022 में देश की अक्षय ऊर्जा क्षमता में कितनी वृद्धि हुई है? तो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है बच्चों, ये 63 गीगावाट। हरित नाइट्रोजन परियोजनाओं के लिए शुल्क माफी व्यवस्था को कब तक ले वृद्धि कर दी गई है? दिसंबर 2030। ध्यान सुनना, दिसंबर 2030। कितना है? दिसंबर 2030। तो स्टूडेंट आज हम लोगों ने अपने इस अंक में विस्तार से यानी जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हमने उस पर चर्चा की और जो ये पॉइंट रहे कहाँ रहे, ये आपकी जो भारत सरकार की पत्रिका है योजना, और आपको पता है सिविल सेवा की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टूडेंट है। इसके अलावा आपको पता है कि हम लोग योजना के साथ साथ सारे के सारे पॉइंट अपनी क्लासेस में डिस्कस कर रहे हैं कुरुक्षेत्र का, और साथ में हम लोग विज्ञान प्रगति को भी कवर करते जा रहे हैं। अगर आपने थोड़ा सी इन चीज़ों को सीरियसली एक एक चीज केवल इस वीडियो को भी कवर कर लिया तो अलग से ना तो मैगजीन पढ़नी होगी ना खरीदनी होगी। तो इस अंक में यहीं तक। आगे बच्चों हम आपसे मिलते हैं कुरुक्षेत्र और विज्ञान प्रगति की अलग अलग कंप्लीट वीडियो में। धन्यवाद।